जय हिंद। इस क्लास में हम अपने संविधान के अंतर्गत जो 1 से लेकर 395 अनुच्छेद है उसका एक क्विक रिवीजन करते हैं। टोटल हमारा 22 भाग कवर होने वाला है, जो कि आपकी सीजीपीएससी प्रीलिम्स की दृष्टि से या किसी भी आप वनडे एग्ज़ाम है उसके लिए आपको बहुत काम आने वाला है, क्योंकि काफ़ी कम समय में हम टोटल इन चीज़ों का रिवाइज कराएंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं हम 1 से लेकर के 22 भाग का क्विक रिवीजन। तो सबसे पहले आता है भाग 1। भाग 1 में है हमारा संघ राज्य क्षेत्र, और इसके अंतर्गत टोटल चार आर्टिकल है। पहला जो अनुच्छेद है वो कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। यहाँ पर भारत जो है राज्यों का संघ है, और इसके साथ हमें अनुसूची एक को साथ में पढ़ना चाहिए। इसका संबंध अनुसूची एक से है, जिसमें भारत के अंतर्गत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर जो हमारा भारत है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, मतलब राज्यों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा लेकिन संघ का जो अस्तित्व है कभी खत्म नहीं होगा। तो हमारे यहाँ यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, न कि फेडरल शब्द का। अनुच्छेद 2 है हमारा नए राज्यों को संघ में प्रवेश देने की संसद की शक्ति। तो किसी भी, जैसे कि हमारा सिक्किम है, गोवा है, इन लोगों को हम इसी अनुच्छेद का प्रयोग करके भारत संघ में विलय किया गया है। तीसरा आता है हमारा नए राज्य का निर्माण। जो पहले से राज्य बना है, जैसे कि मध्य प्रदेश है, तो वहाँ से 44 साल बाद हमारा छत्तीसगढ़ क्या हुआ, अलग हुआ। या कोई भी दो राज्यों को मिला करके हम क्या बना सकते हैं, नया राज्य बना सकते हैं। उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, या किसी भी नाम राज्य का नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैसूर से हमारा कर्नाटक हुआ, मुंबई से हमारा महाराष्ट्र हुआ, ये सारी चीज़। और अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी हम क्रिया करेंगे वो संविधान संशोधन के दायरे में नहीं आएगा, मतलब इस पर सुप्रीम कोर्ट कोई भी सुनवाई नहीं करेगा। अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करने से पहले हमको राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है, और ये दोनों काम संसद में साधारण बहुमत से ही होते हैं। तो काफ़ी फ्लेक्सिबल पार्ट है ये। अगला है हमारा भाग 2, जिसके अंतर्गत हम सिटीजनशिप की बात करते हैं। यहाँ पर अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक आता है। अनुच्छेद 5 प्रारंभ में नागरिकता, मतलब हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो उस समय नागरिक कौन कहलाएंगे और कौन नहीं कहलाएंगे, इसके संबंध में प्रावधान है। क्योंकि उस देखिए, नागरिकता बना संशोधन, ये सॉरी, नागरिकता जो अधिनियम है बनाने का अधिकार तो संसद को दिया गया है, लेकिन उस समय हमारे पास संसद न होकर के संविधान सभा थी, और तत्काल में हमको ऐसी व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। तो शुरू में जो अनुच्छेद 5 है, 6 है, 7 है, वो संविधान सभा ने ही हमको नागरिकता को परिभाषित करके दिया है। उसके बाद तो हमने अनुच्छेद किसका, 11 का प्रयोग करके संसद को शक्ति है कि नागरिकता अधिनियम आप बनाओ, नागरिकता किस प्रकार से अर्जित होगी और किस प्रकार से समाप्ति होगी। फिर हमने 1955 में नया नागरिकता अधिनियम बनाया, जो अब तक से कई बार संशोधन हो चुके हैं। तो प्रारंभ में नागरिकता अनुच्छेद 6 में बताया गया है कि पाक से जो पाकिस्तान से इंडिया आए, ठीक है, उन लोगों को किस प्रकार से नागरिकता मिलेगी। तो 19 जुलाई 1948 का एक डेट याद रखिए। इससे पहले अगर आ जाते हैं और 6 महीना भारत में रहते हैं तो इंडिया के नागरिक कहलाएंगे। अनुच्छेद 7, इंडिया से पाकिस्तान चले गए 1 मार्च 1947 से पहले, उसके बाद फिर दोबारा इंडिया आ गए 19 जुलाई 1948 से पहले, और 6 महीना इंडिया में रहेंगे तो उसके बाद ही वो क्या होंगे, भारत के नागरिक कहलाएंगे। अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं उनको किस प्रकार से नागरिकता दी जाएगी, इसके संबंध में प्रावधान करता है। और अनुच्छेद 9 ये बोलता है कि आप विदेशी नागरिकता ग्रहण मत कीजिए, आपकी नागरिकता बनी रहेगी। अनुच्छेद 10, नागरिकता किस प्रकार से बनी रहेगी, ये बताया गया है कि संविधान के प्रति आस्था रखे, कोई देशद्रोह की गतिविधि ना रखे, और दूसरे देश का आप जो नागरिकता है ग्रहण मत करो, फिर आपकी नागरिकता बनी रहेगी। और अनुच्छेद 11 में संसद को शक्ति दी गई है कि आप नागरिकता अधिनियम बनाइए। इस प्रकार संसद को ही परिभाषित करने का अधिकार है। भाग 3, जिसके अंतर्गत मौलिक अधिकार आएगा, इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 हमें मौलिक अधिकार के संबंध में राज्य शब्द के अर्थ बताया गया है। और अनुच्छेद 13 जिसमें जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें ये भी बोला गया है कि अगर कोई भी कानून जो हमारे मौलिक अधिकार बनने से पहले बनाया गया है वो उस सीमा तक शून्य हो जाएगा जिस सीमा तक मौलिक अधिकारों का वायलेशन करता है। तो इसके संबंध में है, बहुत शॉर्ट समरी ले रहा हूँ इसलिए किसी चीज़ का डिटेल नहीं बताऊंगा, केवल एक क्विक समरी है ताकि आपके दिमाग में जो पढ़े हैं वो फिर से आ जाए। तो अनुच्छेद 12 को राज्य शब्द का डेफिनेशन से याद कर लेना, अनुच्छेद 13 को जुडिशियल रिव्यू करके याद कर लेना, और जो पूरा कंप्लीट जो हमारा ये मौलिक अधिकार है उसको ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से अपनाया गया है। अगला बात आता है इसके अंतर्गत, जो हमारे मौलिक अधिकार है उसको लगभग 6 भागों में बांटे गए हैं। पहला आता है हमारा समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 14, जिसे हम कोर स्टेटस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, यहाँ पर विधि के समक्ष समानता और संरक्षण की बात की गई है। जो समानता है उसको हमने ब्रिटेन से अपनाया है, जबकि संरक्षण को हमने अमेरिका से अपनाया है।
यहाँ पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का एक टर्म्स भी आता है आपका। अनुच्छेद 15 जो कि सामाजिक समता की बात करता है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी दो व्यक्ति के मध्य मतभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता, आरक्षण वगैरह सब यहीं पर से आ जाता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत किया गया है। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, शैक्षिक और सैन्य उपाधियों के अलावा। अगला है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके अंतर्गत हमारा आएगा अनुच्छेद 19(1). इसके अंतर्गत हमारा अनुच्छेद 19(1), इसके अंतर्गत हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19(1)(a) में। 19(1)(b) में दिया गया है आप सभा कर सकते हो, सम्मेलन कर सकते हो, निरायुध मतलब किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र आपको नहीं रखना है। उसके बाद अनुच्छेद 19(1)(c) में संघ बनाने की स्वतंत्रता, या फिर उसको अब रिप्लेस कर दिया गया संघ एवं सहकारिता समिति बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद डी में आपको पूरे भारत में आबाद रूप से घूम फिर सकते हो। अनुच्छेद 19(1)(e) में आपको निवास करने की स्वतंत्रता मिलती है। और जो एफ है हमारा, उसको डिलीट कर दिया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा। उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 19(1)(g), जहां पर आपको व्यवसाय करने की स्वतंत्रता मिलती है। तो एक कोडिंग किए हैं ताकि आपको जल्दी से समझ आए, सारा चीज़ 1 पेजर नोट्स है हम लोगों का, ताकि आप बहुत तेज़ी से चीज़ों को आप क्विक रिविजन के रूप में एक रिकॉल कर सके। अगला है अनुच्छेद 19(2), बस याद रखिए, 3-4 याद नहीं रखेंगे तो चलेगा। जो हमारा अनुच्छेद 19(1) है ना, इस पे 1(a) है, इस पर युक्ति युक्त क्या लगाता है, रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है 19(2) कि किस प्रकार आपकी बोलने की आज़ादी पर रोक लगाई जा सकती है। तो ये अनुच्छेद 19(2) में करी गई है। अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण मिलेगा, जबकि अनुच्छेद 21 में प्राण एवं देह की स्वतंत्रता है, आपको गरिमामय जीवन जीने के लिए प्राण एवं देह की स्वतंत्रता मिलती है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्राण की स्वतंत्रता मिली है, देह की स्वतंत्रता मिली है तो आप सुसाइड कर लोगे। गरिमामय जीवन जीने के लिए भाई, गाय भैंस पशु पक्षी सब तो जीवन जी रहे हैं, पर हमको गरिमामय जीवन जीने के लिए हमारा जीवन मिला हुआ है, तो आप सुसाइड नहीं कर सकते। इसके अंतर्गत जो आईपीसी का इंडियन पिनल कोड जो है हमारा 309, वो इसके अंतर्गत अब अपराध की श्रेणी में आएगा। मतलब 309 ऐसा है कि आप उस अपराध को कर लेंगे लेकिन आपको दंड नहीं दिया जा सकता भाई। ठीक, अगला चीज़ है, क्योंकि आप रहेंगे ही नहीं दुनिया में तो दंड किसे देंगे। अनुच्छेद 21(1)(a) में बोलता है आरटीई मतलब राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मिलेगा। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के विरुद्ध आपको संरक्षण का अधिकार है। अगला आता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसके अंतर्गत 2 आर्टिकल आएंगे हमारे, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 में बलात्श्रम पर जो क्या किया गया है, बैन किया गया है। और अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक जो काम में नहीं लगाएंगे, कारखानों जैसी गतिविधियों में उसको संलिप्त नहीं करेंगे। अगला है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 4 आर्टिकल है। अनुच्छेद 25 में धर्म को आप अंतःकरण से मानोगे, आत्मा से मानोगे, उसकी आचरण करने की, उसकी प्रचार प्रसार करने की आपको स्वतंत्रता मिलती है। जबकि अनुच्छेद 26 में आप जो कुछ भी धर्म कर रहे हैं उसको आपको प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है, जिसके अंतर्गत संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, बेच सकते हैं, ये सारी चीज़ें। अनुच्छेद 27 में आप धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का सरकार कोई टैक्स नहीं लगा सकता। और अनुच्छेद 28 में दिया गया है कि जो हमारी धार्मिक शिक्षा है वो शासकीय शिक्षण संस्थानों में नहीं दी जाएगी, लेकिन प्राइवेट स्कूल में दे सकता है, और उसमें भी बच्चों के पेरेंट्स से परमिशन ले करके। लेकिन कोई भी धार्मिक शिक्षण संस्थान है जैसे कि मदरसा, तो वहाँ पर आपको धार्मिक शिक्षा बिल्कुल अनिवार्य होगी। अनुच्छेद 29-30 अल्पसंख्यकों का अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि भले ही अल्पसंख्यक है लेकिन ये पूरे भारतीय का अधिकार है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 29 में आपकी को बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार मिला हुआ है। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत हम यहाँ पर एक कोड कर दिए हैं मदरसा। तो मदरसा का मतलब धार्मिक शैक्षणिक संस्थान खुलने की आपको एक क्या मिल जाती है, मौलिक अधिकार मिलता है। तो मदरसा का कॉन्सेप्ट यहीं से आया है। मैं कोड किया हूँ, मदरसा आपके संविधान में नहीं लिखा है, वो एक्सप्लेनेशन से आएगा। ठीक है, तो आपको मूल भाव को ही समझना है। उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद नंबर जो 31 है, संपत्ति का अधिकार है। ये इसको भी क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है यहाँ पर से, और अनुच्छेद 300 का में जोड़ करके उसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो संविधान में तो उल्लिखित है बट वो एक विधिक अधिकार है। अनुच्छेद 32, अगर आपके जितने भी ये अधिकार जो आप देख रहे हैं, राइट टू इक्वलिटी है, फ्रीडम है,
और उसके बाद शोषण वाला है, धार्मिक है, माइनॉरिटीज़ के लिए है, इन सब अधिकार आपके वायलेट होता है। तो ऐसी स्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की रिट लगाई जाती है। और हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी ने इसको क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। किसे कहा है, अनुच्छेद 32 को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। अगला हम चलते हैं भाग 4, जिसे हम आयरलैंड से अपनाए हैं। इसे कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। मतलब संविधान ने राज्य को भी बताया है कि आप अपने नियमों को किस प्रकार से बनाओगे। तो यहाँ पर अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आता है। अनुच्छेद 36 में राज्य का डेफिनेशन दिया गया है नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में। अनुच्छेद 37 कहता है कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, आप उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते, मतलब कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में इसको प्रवर्तन नहीं करा सकते। लेकिन ऐसा कोई भी ऐसा कोई भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिससे अगर मौलिक अधिकार का वायलेशन होता है, ऐसी स्थिति में हम डीपीएसपी के किसी भी आर्टिकल्स का प्रवर्तन करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में ये शब्द कहा है। तो चलो एक एक करके डीपीएसपी को याद करें हम। तो इसको हम 4 कैटेगरी में बांटेंगे जिससे आपको याद हो जाए। पहला कैटेगरी जो है हमारा, समानता शब्द को पकड़ लो, इससे बना लो। तो अनुच्छेद 38 कहता है पीडब्ल्यूएस मतलब पब्लिक वेलफेयर स्टेट की स्थापना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना 38 में करेगा। अनुच्छेद 39 में इक्वल वर्क इक्वल पेड, मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब किसी भी महिला और पुरुष के मध्य, है ना, उसका लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का वेतन में मतभेद नहीं किया जाएगा। ठीक, और एक ही विभाग के जो कर्मचारी, 2 कर्मचारी हैं, उनके मध्य भी किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं होगा वेतन के मामले में। अनुच्छेद 39 ए जुड़ा है जिसके अंतर्गत कहलाता है निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 है जिसमें गांधी जी का हमारा राम राज्य है, पंचायती राज की स्थापना के बारे में यहाँ पर बात की गई है। अब अगला कोड करोगे आप सहायता करके, इसके अंतर्गत 41 आएगा जिसमें लोक सहायता या काम पाने का अधिकार। मनरेगा जो है आपको इसी के अंतर्गत बना हुआ है भाई, क्योंकि यहाँ पर नॉन स्किल्ड लोगों को भी काम मिलती है कि नहीं मिलती है, तो सबकी एग्जाम्पल है। अनुच्छेद 42 जिसमें मानवीय कार्य दशा और प्रसूति सहायता की बात करी गई है। तो कोई भी जो है कर्मचारी है या मजदूर है, कर्मकार है, उनके जो है कार्यस्थल पर एक मानवोचित दशा का क्या करोगे, प्रावधान करोगे। तो सबको है भाई 8 घंटा आपको काम करना है, लंच का छुट्टी दिया जाएगा, सारी चीज़ आपको मिलती है। और एक महिला को प्रसूति की भी, क्योंकि उसका प्राकृतिक चीज़ है यार, तो उनको बिल्कुल मिलना चाहिए, तो प्रसूति सहायता मिलती है। इसीलिए देखिए हमारी जो उड़ीसा की गवर्नमेंट है वो प्रसूति के लिए, चाइल्ड केयर के लिए 2 साल का लीव देती है। ठीक है, चाइल्ड केयर के लिए टोटल 2 ईयर का, ये जब बच्चा कितना रहेगा 0 to 18 ईयर के बीच में रहेगा, तो 2 साल तक आप छुट्टी ले सकते हो, है ना, 90 दिन का, 50 दिन का, ऐसा करके आप ले सकते हो। साथ ही जब इसमें जो प्रसूति है, प्रसूति अवकाश भी होता है, अप्रॉक्स मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा, 30 to 45 डेज का, यहाँ पर उसको प्रसूति सहायता भी मिलती है। पुरुषों को भी मिलता है भाई, अगर किसी की पत्नी उसमें गवर्नमेंट, खुद गवर्नमेंट जॉब में है, तो अपनी पत्नी की देखभाल के लिए, बच्चे की देखभाल के लिए पितृत्व अवकाश मिलता है, पैटर्निटी, वो लगभग 15 दिन का होता है। आगे चलते हैं हम 43 अनुच्छेद जो बोलते हैं जीवन निर्वाह वेतन। वेतन इतना होना चाहिए जिससे उसका जीवन निर्वाह हो सके, मतलब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बनाया गया है, तो इसी को फॉलो करके बनाया गया है। अनुच्छेद 44 में बोलता है कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता की बात करी गई है। ठीक है, चर्चा में भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद अनुच्छेद 45-46 को शिक्षा करके कोड करोगे। 45 में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा का अधिकार होगा, क्योंकि 6 से 14 को तो मौलिक अधिकार बना दिए इसलिए। अनुच्छेद 46 बोलता है SC ST और कमजोर वर्गों की शैक्षणिक देखभाल हम करेंगे। अगला पार्ट को संरक्षण करके याद करेंगे, 47 से लेकर 51 तक। 47 में पोषण, स्वास्थ्य, न्यूनतम जीवन स्तर की बात करी गई है, जबकि 48 में कृषि, पशुपालन और गौ जो दुधारू पशु है उनकी हत्याओं पर रोक लगाना है, जो कि आप तक से नहीं लगा पाए हैं और हिंदू राष्ट्र कर रहे हैं इन लोग। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण संरक्षण की बात करी गई है। सिर्फ बात हुआ है हमारे देश में और पूरी पर्यावरण को सरकारी बर्बाद कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, हसदो काट दिए, बस्तर काटेंगे, सोनाखान काटेंगे, यही चल रहा है हमारा। अनुच्छेद 49 स्मारकों के संरक्षण के संबंध में प्रावधान किया गया है। जो भी हमारे राष्ट्रीय धरोहर है उनका हम क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे। इसीलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये सब चीज़ बना हुआ है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को संरक्षण दिया गया है कार्यपालिका से। ठीक है। अनुच्छेद 21 वसुधैव कुटुंबकम, विश्व शांति की बात करने वाला भारत एकमात्र संवैधानिक देश है हमारा। अगला है हमारा मूल कर्तव्य, जो कब जुड़ा है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति
गठित की गई थी जिन्होंने इसको जोड़ने का प्रस्ताव किया, और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये हमारे संविधान में जुड़ के आ गया भाग 4 क के रूप में। तो यहाँ पर टोटल हम लोग 51 आर्टिकल तो डीपीएसपी में था, तो 51 ए बनाए, और उस समय तत्कालिक रूप से 10 आर्टिकल जोड़ा गया, और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया है। तो इसको भी हम कुछ 3 कैटेगरी में याद कर लेते हैं। पहला को कर लेंगे, देश के प्रति क्या हमारे मूल कर्तव्य है, जो कभी नहीं करना है हमको भाई, है ना। कौन करता है यार, इतना प्यार तो होना चाहिए देश के लिए, बस 26 जनवरी में एक दिन झंडा लहरा लिए हो गया। तो भाई देखिए, देश के प्रति भी हमको क्या करना है, कुछ कर्तव्य है, बहुत बड़ा काम नहीं है यार। संविधान का सम्मान करना है, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, ये जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है उसका केवल सम्मान करिए, अपमान नहीं कर, अपमान करने से क्या मतलब, कम से कम सम्मान कर लो। अनुच्छेद 2 बोलता है, स्वतंत्रता संग्राम के लिए जितने भी हमारे उच्च आदर्श है, उनके आदर्शों को अपने दिल में संजो करके रखिए, अनर्गल टिप्पणी मत करिए। अनुच्छेद 3 हमारे देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बना कर रखिए, जो कि भारत और पाकिस्तान के मैच में जो बना के रखते हैं ना, वैसे हमको 365 दिन हर मुद्दों पर रखना चाहिए। नहीं तो बार बार क्या हो रहा है, हिंदू मुस्लिम नहीं चल रहा है, इससे क्या देश आगे बढ़ेगा क्या। अनुच्छेद 4 देश की सेवा, जब हमारा देश बोले कि मेरे भारत माता के बेटो आओ, मुझे आपकी ज़रूरत है, मेरी सेवा करिए, तो हमें उनकी सेवा में जुट जाना है बिना वेतन के, है ना भाई। अपनी माँ की सेवा करने के लिए कोई पेमेंट लेता है क्या। तो हमारे देश की सेवा, जब देश संकट में हो, आह्वान करे देश, तो हमें उसकी सेवा में जुट जाना चाहिए। इस मिट्टी पर हमारी ऋण है। अनुच्छेद इस सॉरी 5 बोलता हूँ, 5वां वाला, मतलब 51 के अंतर्गत 5वां जो कर्तव्य है, तो इसमें हम समाज के लिए कर्तव्य है, क्या काम करना है, सामाजिक सद्भावना, मतलब भाईचारे की भावना का विकास करेंगे। वही जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है यार, उसी में भाईचारा लाओ। कब तक कि अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बना करके आप लड़ते रहोगे, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। महिलाओं की गरिमा का सम्मान रखो, ऐसी किसी भी प्रथा का त्याग करो जो इनके सम्मान के खिलाफ हो। अनुच्छेद 6 सामासिक संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है वो मिली जुली है, सामासिक मतलब कॉम्प्लेक्स, आपस में घुली मिली है। कितने प्रकार के पंथ है हमारे पास, सबको एक साथ रहना है, इसलिए सभी का हमको रेस्पेक्ट करना है। और 7वां कर्तव्य है, पर्यावरण का हमको रेस्पेक्ट करना है, संरक्षण करना है, वन झील पशु वन्य जीव सभी का सम्मान करना है, संरक्षण करना है, सम्मान क्या। उसके बाद 8वां कर्तव्य है, हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद को अपनाना है, ये जादू चमत्कार ये सब के पीछे हमको नहीं भागना है। अनुच्छेद मैं बार बार अनुच्छेद बोल डाल रहा हूँ। तो ये है हमारा 9वां कर्तव्य, जिसमें हमको बोला गया कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करेंगे। कभी भी आंदोलन करिए तो आप सार्वजनिक संपत्ति को आग मत लगाइए। गांधी जी के देश में हिंसा के लिए कोई भी स्थान नहीं है, तो आप अहिंसा के माध्यम से आप आंदोलन करिए। देखिए हमारे गांधी जी ने कैसे देश को आज़ाद करा दिया, तो अहिंसा के माध्यम से हम अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास करेंगे। अगला है स्वयं के प्रति, ये तीसरा कोड करोगे, और इसके अंतर्गत हमारे 2 कर्तव्य आएंगे। स्वयं को उत्कर्ष की ओर, ग्लैमरस की ओर बढ़ाओगे, है ना, जिससे समाज और देश का विकास हो। ऐसा भी कोई कुख्यात नहीं हो जाना है ना, विख्यात होना है हमको, ऐसा उत्कर्ष की ओर जाना है जिससे देश का नाम हो। जैसे कि हमारे विराट कोहली के ले लो, चलो आपको तो क्रिकेटर्स पसंद है, तो उसके खेल कूद से हमारे देश का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारे देश का नाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सचिन तेंदुलकर है या कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद 11वां कर्तव्य जो कि 86वें संविधान संशोधन से जुड़ा है 2002 में, ठीक है। और इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के पापा मम्मी या पेरेंट्स का ड्यूटी है कि आप अपने बच्चों को पास की स्कूल में एडमिशन दिलाओ। इतना तो कर लो कम से कम, देश के लिए नहीं कर सकते, समाज के लिए तो अपने लिए तो कर लो। चलिए यहाँ तक हो गया हमारा। अगला आता है हमारा शासन का घटता क्रम। इसे कैसे याद करोगे, देखिए हमने अब तक कैसे याद किया, हमारा एक घर बन गया, भारत एक घर है, ऐसे याद करो, इसलिए संघराज्य क्षेत्र है। उसके बाद घर में कोई ना कोई एंट्री तो करेंगे ना भाई, जानवर थोड़ी रहेंगे, नागरिक रहेंगे, तो वहाँ पर घर में कौन रहेगा, तो नागरिकता, ऐसे याद कर लो। अब नागरिक हैं यार, घर के लोग हैं, तो उसको कुछ ना कुछ राइट तो मिलना चाहिए। तो राइट मिल गया हमको, मौलिक अधिकार मिल गया, तो मौलिक अधिकार करोगे तो आसपास में पड़ोसी भी तो है, आपके बाजू में कचरा फेंक दोगे तो उसके मौलिक अधिकार का वायलेशन होगा, इसलिए हमको कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी बताई गई है, ठीक है। ये सारा चीज़ हमको एक एक करके ऐसे याद हमको रखना है। राज्य के लिए कानून बनाने के लिए बोला गया है भाग 4 में, भाग 4 का में मूल कर्तव्य है ना, भाग 4 में जब कानून बनाएगा राज्य, तो उसमें कुछ एक संवैधानिक
आदर्श दिए गए हैं, उसको अगर राज्य अपनाता है तो हमारे देश में सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र का डेवलपमेंट होगा। तो इस तरह से आप याद करिए। उसके बाद शासन का घटता क्रम देखिए, घटेंगे तो सबसे पहले संघ में आएगा, तो भाग 5 संघ 52 से 151 तक याद करना। भाग 6 राज्य का 152 से 237 तक याद करिए। और भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग का ख के राज्य है, तो भाई ये तो सब समाप्त हो गया, क्योंकि हमारे पास अब तो केवल 2 प्रकार के राज्य है, एक संघ शासित प्रदेश और एक सामान्य जो होता है वैसा। तो ये डिलीट हो गया है, ये सिर्फ संविधान में अब हमको जबरदस्ती इसको पढ़ते रहना है हमको। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, जैसे कि हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज है ना, तो ये 239 से 242 तक आएगा। भाग 9 पंचायत, जिसमें केवल एक आर्टिकल लिख के रख दिया था 243, और ये जो हमारा 243 ए से ओ है, ये हमारा 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जुड़ा है। जबकि भाग 9 का नगर पालिकाएं हेडिंग के नाम से 243 पी से जेड जी तक, ये भी हमारे 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ है। भाग 9 ख सहकारी समिति आएगा, और ये हमारा 243 जेड एच से लेकर के जेड टी तक आएगा। ये सब जितना भी क ख देखते हो ना, ये सब हमारे किससे जुड़ जाते हैं, संवैधानिक संशोधन के द्वारा। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, ये देखिए SC ST लिखा हूँ, मतलब शॉर्टकट अपनाया हूँ मैं, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, जिसके अंतर्गत 5वीं और 6वीं अनुसूची के राज्य आते हैं, है ना। 6वीं अनुसूची में आप अमे मित्री करके याद कर लेना, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ऐसा करके। और शेड्यूल कास्ट जो शेड्यूल एरिया है, उसमें आपके करीब 10 राज्य है, जैसे आपके छत्तीसगढ़ ही है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, ऐसा याद करिए, जहाँ पर ट्राइब्स की संख्या 25% के आसपास हो या ज़्यादा हो, तो उसे 5वीं अनुसूची में शामिल कर किया जाता है। और भी क्राइटेरिया है। अगला, अब हम पूरे भाग 5 को, आपको दिख रहा है कि नहीं, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। भाग 5 संघ का शासन, अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक मिलेगा। इसको हम 4 सेक्शन में बांटेंगे। कार्यपालिका 52 से लेके 78 तक, शायद आपको विजिबल है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से 78, विधायिका 79 से लेके ऑर्डिनेंस तक चलिए 123, उसके बाद 124 से 147 में आपको सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका मिलेगा, और 148 टू 151 में कैग मिलेगा। याद कर लीजिएगा, 52 78 79 123 और 124 से 47, उसके बाद 148 से 151 CAG का है। कार्यपालिका को हम फिर स्प्लिट करेंगे। राष्ट्रपति 52 से 62 में मिलेगा, 72 में मिलता है। उपराष्ट्रपति 63 से 70 में मिलेगा, और 71 तो दोनों के लिए है, जिसमें इन दोनों का अगर निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद है तो उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रावधान 73, 74, 75 आर्टिकल में मिलेगा। उसके बाद 76 में हमको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मिलेगा। बिजनेस रूल ऑफ इंडिया राष्ट्रपति बनाएगा अनुच्छेद 77 में, और अनुच्छेद 78 में प्राइम मिनिस्टर के कर्तव्य के बारे में उल्लेख है। राष्ट्रपति को कैसे याद करेंगे हम, देखिए इसके आर्टिकल हम कैसे करेंगे याद, इसके लिए एक फार्मूला चला देना है ना, प का नी को का दू यो द स म, ऐसा करके। उसके बाद 72 में क्षमादान, और 73 में कार्यपालिका शक्ति। तो 52 कैसे याद करोगे, राष्ट्रपति का पद, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संविधान तो भाई 26 नवंबर 1949 को बन के रेडी हुई, उस समय हमारे पास राष्ट्रपति नहीं था, वो तो आज के दिन आया भाई, 26 जनवरी 1950 को, आज वही दिन है, 26 जनवरी है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का पद होगा। 53 में दिया गया है, राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका प्रमुख होगा, एग्जीक्यूटिव हेड होगा। अनुच्छेद 54 में निर्वाचन मंडल, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करेगा, इसके बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 55 में इसमें न्यूनतम कोटा, मतलब विधायक के मतों का मूल्य, संसद के मतों का मूल्य दिया गया है। निर्वाचन की मेथड दिया गया है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, इनडायरेक्ट इलेक्शन, गुप्त मतदान, ये सारा चीज़ है। इसमें अनुच्छेद 56 में हमको कार्यकाल मिलेगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, तो सामान्यतः 5 वर्ष होता है। 57 में क्या होगा, दोबारा कार्यकाल, मतलब नियुक्ति इसकी की जा सकती है कि नहीं, तो संविधान मौन है यार, जितने बार चुनाव लड़ो। 58 में योग्यता की बात करी गई है। 59 में दशाएं या शर्तें हम उसको कह सकते हैं। 60 में राष्ट्रपति की ओथ की बात करी गई है, जबकि 61 में महाभियोग, इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति को किस तरह से प्यार से निकाला जाएगा, तो उसे हम कहेंगे महाभियोग। और 52 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति मिलती है, और ये मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है, कोर्ट मार्शल के भी दंड को माफ कर सकता है। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये बोला गया है।
उपराष्ट्रपति में 63 से लेके 70 तक कोई खास आर्टिकल नहीं है यार, इसलिए हमने उसके अंदर के आर्टिकल्स को नहीं लिखा। मंत्रिपरिषद में 74 75 दोनों इंपॉर्टेंट है, जिसमें मंत्रिपरिषद की बात करी गई है। 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी और उसका हेड कौन होगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और 75 में बोला गया है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से होगी और उसी की प्रसाद पर्यंत उसका कार्यकाल होगा। यहाँ पर सिंगल जो अकाउंटेबिलिटी है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, और सामूहिक उत्तरदायित्व की भी बात करता है कि लोकसभा के प्रति जो मंत्रिपरिषद है वो जवाबदेह होगा। एडवोकेट जनरल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करता है अनुच्छेद 76 में, ठीक है। भारत का एक अटॉर्नी जनरल होगा और वो अपनी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल बना सकता है, बट वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। अगला है हमारा बिजनेस रूल ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति अपने जो कार्य है उसको अनेक विभागों में बांट सकता है, तो मंत्रालय का जन्म, सचिवालय का जन्म सब अनुच्छेद 77 से ही हुआ है। और यहाँ पर राष्ट्रपति के कर्तव्य बताया गया 78 में कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा, ठीक है, और राष्ट्रपति को इन सब बातों की सूचना देगा। डिटेल में नहीं चलूंगा क्योंकि क्विक रिवीजन क्लास है हमारी। सेकंड आता है हमारा विधायिका, जो कि आर्टिकल 79 टू 123 है। इसके अंतर्गत हम यहाँ पर संसद, आर्टिकल 79 में संसद का डेफिनेशन दिया गया है कि संसद राष्ट्रपति, उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा से मिलकर के बनेगा। अगर आप केवल राज्यसभा लोकसभा कहते हो तो वो सदन है, संसद नहीं है। जब तक हम राष्ट्रपति का नाम ना ले लें संसद वो नहीं कहलाएगा, केवल वो भवन रह जाएगा। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में और अनुच्छेद 81 में लोकसभा का गठन संरचना ये सब दिया गया है। अनुच्छेद 82 में परिसीमन आयोग की बात करी गई है। हर चुनाव से पहले उन क्षेत्रों का परिसीमन होगा जहां पर सांसद और विधायक चुनाव लड़ते हैं। अनुच्छेद 85 में सत्र, जो संसद का सत्र होता है उसको कैसे आहूत की जाएगी, उसका अवसान कैसे होगा, विघटन कैसे होगा, इसके बारे में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पर अधिकार है। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण की चर्चा की गई है जिसे मंत्रिपरिषद तैयार करता है। और अनुच्छेद 100 में कोरम की बात की गई है कि संसद में जो सत्र होगा उसमें कितनी न्यूनतम सदस्य होना चाहिए तभी वो चल सकता है। अनुच्छेद 102 में सांसदों की जो उसकी शर्तें हैं, निर्भरताएं हैं, लाभ के पद के बारे में चर्चा है। और अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात करी गई है लोकसभा और राज्यसभा के। अनुच्छेद 109 में मनी बिल का प्रोसेस दिया गया है और अनुच्छेद 110 में मनी बिल का डेफिनेशन दिया गया है। 111 में राष्ट्रपति को किसी भी बिल को वो क्या कर सकता है, वीटो कर सकता है, रोक सकता है, अपने जेब में रख सकता है या फिर बहुत समय तक सस्पेंड कर सकता है, ये सारे पावर्स। अनुच्छेद 112 में बजट के संबंध में प्रावधान है और अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है मंत्रिपरिषद के सलाह पर। तो भाई ये सिर्फ एक कोडिंग कर दिए हैं हम पूरे उसका संविधान के आर्टिकल्स का, ताकि आप याद कर सको। और उसके बाद आता है हमारा न्यायपालिका, जिसमें अनुच्छेद 124 से 147 तक, तो इसके मेन आर्टिकल है। अनुच्छेद 124 में हमारे सुप्रीम कोर्ट के स्थापना और गठन की बात करेगा। 124A में नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, जहां से आपकी CGPSC ने क्वेश्चंस बनाया भी है। अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड या अभिलेख न्यायालय बोला गया है। और 143 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगे तो चाहे तो सलाह देगा और नहीं चाहे तो सलाह नहीं देगा। तो इसके संबंध में बात करेगा 143 में। और उसके बाद हमारा 148 से 151 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करता है, जो भारत के साथ साथ संपूर्ण राज्यों के लिए भी ये काम करेगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा भाग नंबर 5। भाग 6, राज्य का शासन बिल्कुल उसी तरह से चलेगा, बस कैग नहीं होगा। अनुच्छेद 152 से 237 तक। तो अनुच्छेद 152 से 167 में हमको कार्यपालिका मिलेगा, 168 से 213 में विधायिका मिलेगा बिल्कुल उसी तरह से, और न्यायपालिका 214 से 237 तक मिलेगा। सबसे पहले हम इसके अंतर्गत जिस तरह से वहाँ राष्ट्रपति था, यहाँ पर भाई होगा हेड हमारे गवर्नर राज्यपाल जी। 153 से लेके 162, बोलोगे सर 152 कहाँ गया, तो उसमें राज्य की डेफिनेशन दी गई है। मंत्रिपरिषद 163 से लेके 64, 2 आर्टिकल था, यहाँ वहाँ पर 74 था, 75 था, यहाँ पर 63 है और 64 है। एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया वहाँ पर था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ पर आ जाएगा एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। 165 में दिया गया है। और 166 में यहाँ पर बिजनेस रूल ऑफ स्टेट, जिसको राज्यपाल बनाएगा। तो यहीं से आपकी मिनिस्ट्री निकलेगी, मंत्रालय निकलेगा, डायरेक्टरेट निकलेगा। जितने भी ऑफिस आप देख रहे हो पूरे भारत भर में, देश भर में, राज्य भर में, सबका जन्म
सॉरी राज्य का आएगा, राज्य स्तर का किस में आ जाएगा 166 में, ठीक है। और मुख्यमंत्री के कर्तव्य जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर के होते थे ना, बिल्कुल वैसे ही मुख्यमंत्री के होगा 167 के अंतर्गत। विधायिका आएगा 168 से 213 में। 168 में बोला गया है राज्य विधानमंडल की बात, ठीक है। एक सदन भी हो सकता है, दो सदन होता है, जनरली एक सदन होता है। विधान परिषद की बात करते हैं 169। आपकी छत्तीसगढ़ में विधान परिषद नहीं है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार है। पॉपुलेशन जहाँ पर बहुत ज़्यादा है वहाँ पर खुश करने के लिए बना दिया जाता है। और विधानसभा है 170 के अंतर्गत। यहाँ पर एक आर्टिकल याद रखना 200 201, पीएससी का बहुत ऑब्सेशन है इसको। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल को वीटो का पावर, और 201 में राष्ट्रपति के लिए जो बिल रिजर्व किया है राज्यपाल, उसमें 201 के अंतर्गत किस प्रकार से राष्ट्रपति डिसीजन लेगा उसके बारे में प्रावधान है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डिटेल आप पढ़ लेना। न्यायपालिका की बात करेंगे हम, एक 214 से 237, जिसके अंदर हाई कोर्ट आएगा। एक्चुअली में हाई कोर्ट जो है ना 214 से 232 तक है, जबकि 233 से 237 तक जितने भी हमारे सब ऑर्डिनेट कोर्ट है, मतलब जो हाई कोर्ट के नीचे काम करेंगे उसको सब ऑर्डिनेट कोर्ट कहेंगे। जैसे कि आपके जिले में देख प्रकार कई प्रकार के कोर्ट है यार, परिवार न्यायालय है, सेशन कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सब इसी के अंतर्गत आते हैं। तो आप इसमें दो आर्टिकल याद करना, 233 है ना, 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, और 200 याद कर लेना 237 ये है हाई कोर्ट के प्रशासनिक क्षेत्र अधिकार। मतलब हाई कोर्ट किसी भी जो लोअर कोर्ट है वहाँ का भ्रमण कर सकता है, उनको प्रशासनिक आदेश दे सकता है। यहाँ पर रेस जुडिकेटा की बात आ जाती है, इस तरह के अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं मिलता। संघ राज्य संबंध भाग 11, 12 और 13, ये तीन भाग इसके अंतर्गत आएंगे। भाग 11 में संघ और राज्यों के मध्य क्या से संबंध है, हमारे विधायी और प्रशासनिक संबंध दिया गया है, ठीक है। तो 245 से 255 विधायी संबंध है, कानून बनाने की शक्ति, मतलब राज्यों को भी और केंद्र को भी कानून बनाने की शक्ति है क्योंकि संघ का शासन है। अनुच्छेद 245 में किसको शक्ति मिलेगी, ठीक है, कि कानून कैसे बनाएगा, राज्य और केंद्र के विषय पर बना सकते हैं। 246 में आपकी जो सूची बताई गई है, केंद्र सूची, राज्य सूची, ये सब। और 248 में अवशिष्ट शक्ति की बात करेगा। 249 में अनुसूची राज्य सूची के विषय पर संसद है ना किस प्रकार कानून बनाएगा, राज्यसभा की पहल पर, इसकी बात। और 252 के अंतर्गत, ठीक है, दो या दो से अधिक राज्य चाहे तो राज्य सूची के विषय पर कानून अपने लिए संसद से बनवा सकते हैं। कौन बनाएगा यार ऐसा। अनुच्छेद 265 में, ठीक है, प्रशासनिक 256 से 263। तो 262 काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, यहाँ पर नदी जल विवाद प्राधिकरण, वाटर ट्रिब्यूनल की बात किया गया है। जैसे छत्तीसगढ़ से महानदी निकली, उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में चली गई, तो दो या दो से अधिक राज्य में बहाना, तो उस पानी का अधिकार दोनों को है, तो दोनों के बीच डिस्प्यूट हो जाता है। हमारे सीएम साहब डॉक्टर रमन सिंह जी ने कितने सारे बैराज बना दिए थे हमारे किसमें, महानदी में। तो उड़ीसा की गवर्नमेंट अपील करी कि यार इतने ज़्यादा बैराज बना दियो कि हमको तो उड़ीसा के जो हीराकुड है उसके लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, तो यहीं पर से उसका क्या होगा, विवाद सुलझेगा। अनुच्छेद 63 में हमारा इंटर स्टेट काउंसिल की बात की गई है। अब चलते हैं भाग 12 जो कि वित्तीय संबंध है दोनों के बीच, 264 से लेकर के 293 तक। 265 याद करना, कोई भी संसद में कर जो है हम, है ना, बिना प्रतिनिधित्व के नहीं लगा सकते। और 266 संचित निधि, 267 आकस्मिक निधि की बात करता है, और 280 वित्त आयोग की बात करता है। 279A जीएसटी काउंसिल की बात करेगा, जबकि 300A संपत्ति का अधिकार, अब आपका संवैधानिक अधिकार जरूर है बट एक कानून के दायरे में, ठीक। यहाँ पर से अगर क्वेश्चन आता है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक है या कानूनी, तो आप संवैधानिक लेना क्योंकि आयोग ने वही उत्तर लिया है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा इसमें मगजमारी करने से मतलब नहीं है। अगला है हमारा भाग 13 व्यापारिक संबंध, जिसमें 301 से लेकर 307 तक दो राज्यों के बीच में किस तरह से ट्रेडिंग का जो रिलेशन है उनके बारे में बात की गई है। अगर आपसे पूछे भारत संविधान में कितने प्रकार के केंद्र राज्य संबंध है, तो आप 3 बोलना, विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय, इसको मत बोलना भाई, ये आपको याद कराने के लिए मैं आपकी सुविधा के लिए लिखा हूँ। अगला है हमारा जो भाग 14 है से लेकर के भाग 17 को आप आयोग करके याद कर लेना, इसमें सब में आयोग चीज आ जाएगा ना। भाग 14 के अंतर्गत आप जिसकी तैयारी कर रहे हो, आपका फेवरेट यूपीएससी, स्टेट पीएससी और ज्वाइंट पीएससी की बात करेगा। 308 से 323 आर्टिकल आने वाला है। 309 में सेवा शर्तें, 310 में किसकी सेवा शर्तें, जो आप बनोगे ना सिविल सर्वेंट, उनकी सेवा शर्तें है ना। 310 में आपको कार्यकाल की सुरक्षा मिलेगा, प्रसाद का सिद्धांत है, इसीलिए आईएएस धरती का भगवान से कम थोड़ी है।
315 में यूपीएससी, स्टेट पीएससी, ज्वाइंट पीएससी का गठन कैसे किया जाएगा, ये सारे प्रावधान। और 312 में अखिल भारतीय सेवा, 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवा है आपकी, ऑल इंडिया सर्विस है, आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। भाग 14 का जिसे हम सीएटी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बोलते हैं, अनुच्छेद 323 है। जो लोक सेवकों के विवाद हैं वो आप कैट में जाकर के, हाई कोर्ट इसका शरण ना लेकर के कैट में ले सकते हो, क्योंकि वो पर्टिकुलर उसी चीज़ के लिए बना हुआ है। भाग 15 में इलेक्शन कमीशन की बात आएगी, 324 से लेकर 29 तक। इसमें आप 326 को याद रखिएगा, यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगला है हमारा भाग 16, जिसके अंतर्गत हम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग और ओबीसी कमीशन की बात करेंगे, 338, 38A और 338B में। यहीं पर हमको लोकसभा में 330 के अंतर्गत आरक्षण सांसदों को, ठीक है, SC ST को, और विधानसभा में हमको 332 के अंतर्गत मिलता है, जबकि 335 में नौकरी में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। क्लियर है। अगला हम चलेंगे भाग 17, राजभाषा आयोग। इसके अंतर्गत जो हमारा है, ठीक है, 343 से 51, जिसमें आप 343 याद करना, संघ की राजभाषा के बारे में बात किया। राजभाषा मतलब राजकाज की भाषा भाई, हिंदी और इंग्लिश है। 344 में राजभाषा आयोग की बात करेगा। 345 में राज्य की राजभाषा। 350 का में जो प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में देख सकते हो। छत्तीसगढ़ वाले वीडियो अगर देख रहे हैं तो सुनिए आप, जो प्राइमरी स्कूल है ना, उसमें 1-2 चैप्टर आपके छत्तीसगढ़ी के डाल दिए जाते हैं, ठीक है, इसीलिए ताकि मातृभाषा में उसको इसका लाभ मिले। तो 350 का को सीजी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 350 ख अल्पसंख्यकों की भाषा के संबंध में अधिकार है, जबकि 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए राष्ट्र काम करेगा। तो काम तो कर ही रहे हैं, आप देख रहे हो यार, ठीक है। हमारे जो गृह मंत्री हैं माननीय, हिंदी को डेवलप करने के लिए MBBS भी अब किस में होगा, हिंदी में होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। भाग 18, आपात उपबंध, जो कि 352 से लेकर 360 तक आर्टिकल मिलेंगे। 2-3 आर्टिकल याद रखिए। नेशनल इमरजेंसी, जो कि 352(3) में आपात की उस घोषणा का अधिकार। यहाँ पर यह बोला गया है कि राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा, है ना, कैसे करेगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल। देखिए हर जगह ना पूरे संविधान में मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करेगा, लेकिन यहाँ पर कैबिनेट वर्ड का इस्तेमाल करता है ना, कैबिनेट, मंत्रिमंडल का। यहाँ पर मंत्रिमंडल से आशय मंत्रिपरिषद ही है। तो 352(3) में ये बात किया गया है। और 355 में ये बोला गया है कि अगर बाह्य आक्रमण होता है, सशस्त्र विद्रोह होता है ना भाई, तो ऐसी स्थिति में राज्य की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। इसके बाद है हमारा स्टेट इमरजेंसी, जिसे हम संवैधानिक तंत्र की विफलता कहते हैं। ये अगर किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो राज्यपाल के सलाह पर क्या करेगा, यहाँ पर क्या लगाई जा सकती है, संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा कर सकते हैं ना। तो 356 से होता है और 365 से भी होता है भाई। 365 में ये बोला गया है राज्यों को कि आप केंद्र के निर्देशों का पालन करोगे, यदि केंद्र के निर्देश का पालन नहीं होगा तो केंद्रीय मंत्री परिषद के कहने पर राष्ट्रपति इमरजेंसी लगा सकता है। इसके बाद आता है वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 में इसका उल्लेख किया गया है। इसकी कोई डिस्क्रिप्शन हम नहीं बता रहे हैं, वो डिटेल आप पढ़िएगा। इसमें केवल और केवल एक क्विक रिवीजन है ना। उसके बाद आता है भाग 19, जो कि राज प्रमुख। राज प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है। केंद्र शासित प्रदेशों में क्या देखोगे, एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगा या लेफ्टिनेंट गवर्नर मिलेगा, ये सब चीज़ है ना। तो 361 से लेके 367 तक दिया गया। अब 3 आर्टिकल याद रखना। 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल को, राज प्रमुखों को उसके पद में कार्यकाल में जब तक रहेंगे कुछ सुरक्षा उनको मिली हुई है, जो कि आप पढ़ते भी होंगे। आर्टिकल 14 का ये क्या है, असम्पशन है करके। अनुच्छेद 365 में संघ के निर्देशों को न मानने पर राष्ट्रपति शासन की बात, वही चीज हमने जो किया। अनुच्छेद 366 में 366 के 24वें खंड में SC की डेफिनेशन दी गई है, जबकि अनुच्छेद 366 के परिभाषा खंड है ना ये 366, उसके 25वें सब आर्टिकल में ST का डेफिनेशन दिया गया है। ठीक, ये आपके लिए विशेष काम का नहीं है। पहले जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता था ना आपका एक सब्जेक्ट, तो इस तरह डीपली पूछ लिया जाता था। भाग 20 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किया गया, केवल एक आर्टिकल 368। और यहाँ पर 3 प्रकार से संविधान में संशोधन होता है, जैसे कि आपको आर्टिकल 2-3 बताए थे शुरू में। साधारण बहुमत से, राज्यों का पुनर्गठन है, राज्यों को प्रवेश देना है, नागरिकता है, ये सब साधारण बहुमत से हो जाता है। जबकि विशेष बहुमत से हमारे मूल कर्तव्य DPSP को
जोड़ना घटाना है तो यहीं से होगा। और तीसरा होता है विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों से अधिक की एकाधिक की सहमति से। ठीक, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली है, जीएसटी वगैरह सब इसी से आया है। ठीक है, 7वीं अनुसूची अनुच्छेद 368 में ही चेंज करना है तो भी ये इसी के द्वारा, जीएसटी को आप लिख लो। अगला है हमारा भाग 21, जिसमें विशेष उपबंध, क्योंकि जब हमारा संविधान बन रहा था तो हम संक्रमण कालीन परिस्थितियों से गुजर रहे थे ना, तो जो भी अस्थायी प्रावधान है, संक्रमणकालीन प्रावधान है, वो सब इसी में डाल दिए गए। अब वो क्या हो जाता है, उतना व्यवहारिक नहीं है। जैसे यहाँ पर 369 से 92, 370 के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं भाई, मास्टर ही है आप सब लोगों को। तो इसमें जम्मू और कश्मीर को विशेष बहुमत, सॉरी, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। जबकि 371 के द्वारा या तो पूरे राज्य को या उसके किसी भाग को या उसके किसी संस्थान को क्या मिलता है, विशेष का दर्जा मिलता है। भाग 22 जिसमें लिखा हुआ है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और निरसन, इसमें अनुच्छेद 393 बोलता है कि अब तक तुमने जो पढ़ा है ना मुझे, वो मैं कोई नहीं हूँ, मैं हूँ भारत का संविधान, भारत और राज्यों का संविधान हूँ, अपने आप को परिभाषित किया है। कोई भी अधिनियम आता है तो कैसे आता है, सबसे पहले जो उसका सेक्शन होता है उसमें बोलता है कि मैं फलाना अधिनियम हूँ, उसके बाद परिभाषा आता है। तो ये पूरा पढ़ने के बाद लास्ट में बोल रहा है कि मैं ही हूँ यार, जो अब तक पढ़े हो ना, मैं भारत का संविधान हूँ। और बोलता है 394 का में, ये तो बनी इंग्लिश में थी, हिंदी में इसका प्राधिकृत पाठ किया जाएगा, हिंदी में इसका क्या करा लोगे, फोटो कापी करा लोगे, है ना। 395 बोलता है कि जब तक संविधान के संपूर्ण अनुच्छेद लागू नहीं हो जाते तब तक भारत का शासन कैसे चलेगा। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और 1947 के इंडियन फ्रीडम एक्ट के हिसाब से चलेगा। और जैसे ही सारे आर्टिकल्स लागू हो जाएंगे, ये आर्टिकल अपने आप सुसाइड कर लेगा, क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, क्योंकि जब लागू हो गया तो इसका कोई महत्व है क्या, नहीं है। तो ये जो प्रावधान है केवल कब से कब तक लागू था, ये कह सकते हो 26 जनवरी 1950 तक ही लागू था। ठीक है, और हम कब से लागू करवाए थे, 26 जनवरी 1949 से। तो इतने के बीच में ही ये 395 क्या था, इम्प्लीमेंट था, उसके बाद अपने आप समाप्त हो गया। तो हमने पढ़ा पूरे भारत के 22 भाग को बहुत ही क्विक रिवीजन के फॉर्म में, जिसके आपके सारे इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है उसको मैंने कवर कर दिया है। बहुत ज़्यादा ऑफिस की बिजी के होने के कारण ना वीडियोस नहीं आ पा रहे थे। ठीक है, तो आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का एक क्विक रिवीजन हो गया। आगे आप लोग कुछ कहते हो तो क्विक रिवीजन हम लॉन्च करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं, और आपको एक बार फिर से हैप्पी रिपब्लिक डे। और आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए, प्रीलिम्स सेलेक्ट होइए मेंस में, ताकि हम आपको मेंस भी पढ़ा सकें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।